तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कुछ इस तरह की बातें करी थी जहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और इन सब के लिए पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करी थी, कुछ एनर्जी कंजर्वेशन का एक आध सवाल भी किया था। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हम लोग कैविटीज़ की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कैविटीज़ वाले सवाल लोगों को जनरली बड़ी तकलीफ देते हैं, है ना। तो आज उसी पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कि उनको सरल बनाया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की कैविटी के बारे में, है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटीज इन सॉलिड कैविटीज इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सिंपल लिख लेते हैं SNC स्फीयर, राइट। शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस तरह की बिल्कुल सिंपल सी कैविटी जो कि हमारी बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है। ये मान लो हमारा स्फीयर है, और इसके बाद ये हमारी बिल्कुल सेंटर में कैविटी है, सबसे इजी वर्जन, ठीक है ना। और ये हमारा मसाला है, मसाला इन द सेंस हमारा सॉलिड है, समझ रहे हो ना। इस तरह की जो मोटी मोटी टाइप की बॉल्स मान सकते हो इनको, जो अंदर से खोखली है, ठीक है, पूरी बाकी सॉलिड है अंदर से खोखली है, तो उस टाइप की बॉल मान सकते हो, ठीक है, मोटी परत वाली। तो उस तरह का ये कुछ है। और इस वाले भाग का जो, इस वाले पार्ट की जो रेडियस है दैट इज R1, या कैपिटल में लिख लेते हैं, सुंदर लगेगा, सुंदरता आजकल बहुत ज़रूरी है। R1 और ये दूसरा है R2, ठीक है। तो हम लोग तीन जगह कंसीडर करेंगे, एक बिल्कुल अंदर का भाग, दूसरा इस जो मसाले वाला पार्ट, और तीसरा सबसे बाहर का केस। तो बाहर का केस तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मान लो हम लोगों ने इस पर क्यू चार्ज डाला हुआ है, उसकी चार्ज डेंसिटी में रो मान ली है, ठीक है। तो बाहर किस तरह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो ये बाहर कोई पॉइंट है C, ठीक, हमने अंदर कोई पॉइंट मान लिया B, और यहाँ सबसे अंदर कोई पॉइंट मान लिया A, राइट। तो जो सबसे बाहर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ E@C, वो सिंपल हमें क्या लिखना है, KQ/R²। इसमें कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाले को देख के ही लगेगा कि टोटल चार्ज Q है, तो वो सिंपल से यहाँ पर टोटल चार्ज, आप गॉस लॉ लगा के भी लिख सकते हो, पूरा एक लाइन लिखो उसमें इंटीग्रल E.dA इज इक्वल टू Q इन मैप्स, तो Q इन जब आएगा तो हमारा टोटल Q लिख देंगे अपॉन एप्स, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अंदर की, ठीक है ना, एट पॉइंट B, एट B, ठीक है। तो B पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, दिख रहा है, और डार्क बनाता हूँ, डार्क से डॉटेड से दिखेगा नहीं, इस तरह का गॉसियन सरफेस खींचा, जिसकी रेडियस हमने कितनी मानी, स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ लगाने के लिए सिंपल क्या करना है, इंटीग्रल E.dA क्लोज लूप के अंदर इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें E निकालना है, और DA इस सरफेस के लिए कितना लिखेंगे, 4πr², करेक्ट है। Q इन का मतलब है जो भी चार्ज इस जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, इस जगह पे जो भी चार्ज अवेलेबल है, पूरा चार्ज नहीं लेना है, पूरा चार्ज कितना है Q। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे इस टर्म में कि टोटल चार्ज अगर Q है वो पूरा कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4/3 पाई R2³ माइनस R1³। ये बात समझ आ गई होगी आई होप। मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये आ गया हमारे पास चार्ज डेंसिटी। इसमें किसका मल्टीप्लाई कराना है, जिस वॉल्यूम का हमको चार्ज निकालना है इनटू वो वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई स्मॉल r³ माइनस R1³, करेक्ट है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल आउट हो गया, और कुछ कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल लें, E की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, Q इंटू R³ माइनस R1³ अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R2³ माइनस R1³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, ठीक है ना, फ्रॉम R1 टू R2। यहाँ पे इतना बस आप R की वैल्यू रखो और आंसर आपको मिल जाएगा। अब अंदर की बात कर लेंगे तो अंदर सिंपल सी बात है, एट पॉइंट A, E एट A अगर हमें निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि इसमें कुछ भी अंदर चार्ज इंक्लोज नहीं करेंगे अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस खींचे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बेसिक कैविटी से शुरुआत करते हैं, थोड़ा अच्छे प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसको उतारो। तो
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में अब हम लोग कैविटी को थोड़ा सा सेंटर से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है ना, सेंटर से दूर हटने का प्रयास करेंगे ताकि सवालों को और डिफिकल्ट बनाया जा सके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का बनाएंगे, देखो ध्यान से। मान लो एक ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, पूरे पे चार्ज बिखरा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और पूरा सॉलिड है। राइट, पूरा सॉलिड है, पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने किया क्या कि इसके अंदर एक कैविटी काटी, राइट, ये कैविटी है, बाकी सब पूरे पे चार्ज है। इस चार्ज को हम लोगों ने नाम दे दिया रो, ठीक है, कोई भी क्यू वगैरह नहीं दे रहा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्यू मान ली, सॉरी रो मान ली, और इसकी रेडियस हमने मान ली आर, 4r मान लो, ठीक है, 4r, और इसकी रेडियस हम लोगों ने मान ली r, ठीक है, और इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने मान ली 2r, करेक्ट। और मैंने अब से बोला कि बताओ इसके सेंटर से 6r डिस्टेंस पर, 6r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा सवाल बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग फील्ड है जिसमें इसकी रेडियस हम लोगों ने 4r रखी, इसके अंदर हम लोगों ने 2r दूरी पर एक r रेडियस का कैविटी काट दी, और उसके सेंटर से 6r डिस्टेंस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो सब वीडियो को पॉज करो, एक बार सवाल ट्राई करके देखो खुद से। ट्राई किया, अब देखो यार सॉल्यूशन देखो। इसका करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस करने का सिंपल ये है कि आप इस जगह जो खाली जगह है, इस खाली जगह को भरा माने, ठीक है। अब ध्यान सोचो, मान लो कहीं पर 0 लिखा हुआ है, तो इस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +1 -1, कोई दिक्कत है, +2 -2, प्लस रो माइनस रो, कोई दिक्कत है। तो इस जगह पर भी हम प्लस रो और माइनस रो मान के चलते हैं। प्लस रो अलग कर लेंगे और माइनस रो अलग कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने एक इस तरह का स्फीयर माना जो कि कंप्लीट है, इसमें कोई भी दोषारोपण नहीं है, कुछ भी कैविटी कटी नहीं हुई है, इस पूरी की डेंसिटी रो है। तो ये प्लस वाला रो इसके साथ में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा स्फीयर है, ठीक है, ये पूरा स्फीयर है इस तरह से, और इसकी रेडियस कितनी है 4r, और इससे 6r दूरी, ये 6r दूरी पर इस पर चार्ज और डेंसिटी रो है, ठीक है। इससे 6r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। और दूसरा जो हमने स्फीयर छोटा वाला माना, उसकी डेंसिटी मान ली हमने माइनस रो, ये वाला। अब यहाँ पे देखो ये माइनस रो है और इस जगह पे जो आ गया वो प्लस रो, इन टोटल डेंसिटी इस जगह की कितनी है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पार्ट की वजह से, भाई देखो यहाँ पर हमने इस तरह से माना कि हमने चार्ज मान लिया और उसकी वजह से भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो उसको घटाना भी तो पड़ेगा, तो इस वाले की वजह से निकाल के उसको घटा देंगे, ठीक है। ये हमारा करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी 6r + 2r, यानी 8r डिस्टेंस है, यहाँ से 8r डिस्टेंस है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इस तरफ आएगी और उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी जाएगी, E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू, या रो के टर्म्स में लिख लेते हैं, नहीं रो के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, के क्यू की वैल्यू कितनी है, रो इंटू वी की वैल्यू 4/3 पाई 4r³, करेक्ट है, अपॉन k/r², यानी 6r का होल स्क्वायर, सही है। और E2 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है, डायरेक्शन मत लिखो, ठीक है। तो E2 की वैल्यू कितना आएगी, इस तरफ को क्यू की वैल्यू कितनी है, रो इंटू माइनस का ही है क्यू, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये हमारी माइनस की डेंसिटी, माइनस रो यहाँ पर है, ठीक है। तो माइनस के रो इंटू इसका वॉल्यूम, इसकी रेडियस कितनी r, करेक्ट है ना। तो रेडियस r है, तो यानी 4/3 पाई r³, इसका चार्ज हो गया, अपॉन में डिस्टेंस कितनी यहाँ से आता है 8r, तो 8r का
होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या है आपका, ई इज इक्वल टू E1 बाहर की तरफ माइनस E2 अंदर की तरफ। अगर आपने इसको सॉल्व कर, अब देखो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब आर कैंसिल आउट, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको आप सिंपल सा सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। E1 कैलकुलेट किया, E2 कैलकुलेट किया, इससे वाले को घटा दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से इजी, मतलब बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलो उतारो। अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा भी ना चेंज करो, थोड़ी सी अलग सी कैलकुलेशन करो। और अभी हम लोगों ने बाहर से एक साइड डिस्टेंस में निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करो, यहाँ से इधर साइड 2r दूरी पर, यहाँ से 2r, समझ लो ना कि इसके सेंटर से इस तरफ 2r डिस्टेंस पे हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर। तो करना क्या है, अब देखो इस फिर से करना वही सिंपल 4r, मतलब ये सॉरी प्लस रो माइनस रो। लेकिन अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में फाइंड करना है वो 6r का नहीं फाइंड करना है। 6r तो भूल जाओ, 6r भूल जाओ, इधर भूल जाओ। अब सिर्फ 2r दिख रहा है, तो 2r का मतलब क्या है, इसमें अंदर 2r डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। यानी अब इसमें अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, बाहर होगा, तो इवन की वैल्यू चेंज होगी। इवन की वैल्यू किस तरह से होगी, इवन का क्या होता है, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो r की वैल्यू कितनी, 4r, 4 रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इवन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब माइनस केयर से निकालेंगे, तो माइनस केयर से ये भी भूल जाओ, लेकिन माइनस केयर से डिस्टेंस कहाँ तक है, इसकी दूरी थी 2r थी, और इधर 2r यानी 4r डिस्टेंस निकालना है। तो 4r पे क्या करना है, जैसे यहाँ पर कितना है 8r की जगह 4r कर दो, 8r की जगह 4r कर दो, इस वाली इवन को भूल जाओ, ठीक है ना। ये इवन ले लो, ये E2 ले लो, फिर E1 माइनस E2 करो, फिर से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि हम किस तरह से सबसे बाहर फिर उसके अंदर। अब देखो पैटर्न पकड़ रहोगे, अगर समझदारी दिखा रहे हो तो पैटर्न पकड़ रहोगे। अभी मैंने सबसे बाहर निकाला था, अब यहाँ पर निकाल लिया। अब अंदर साइड निकालने की बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा जनरलाइजेशन करेंगे, उसमें खुद कर पाता हूँ अच्छे से, क्योंकि वो अच्छा सवाल है, उसमें आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्वेश्चंस बनने के, ठीक है ना। तो मतलब एक बार आपने समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो उसको तब तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो आपने गेस कर ही लिया है आई थिंक कि वो किस तरह का सवाल है कि यहाँ पे हम लोग एक इस तरह का स्फीयर मानते हैं, ठीक है। मान लो इसकी रेडियस हम लोगों ने a मान ली, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, पूरे पे चार्ज क्यों था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा इसमें कैविटी काटी, जिसकी रेडियस हम लोगों ने b मान ली, ठीक है। और आपसे बोला गया कि बताओ यहाँ से इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस l दी गई है, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर किसी पॉइंट पे, ठीक है, मान लो यहाँ से कुछ इस तरह से कर लो कि ये दूरी R2 है, ठीक है, और यहाँ से दूरी R1 है, इस तरह से हमने मान लिया। इसके अंदर किसी पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है ना। इधर R1 दूरी यहाँ से R2 दूरी पर है, ठीक है। इस तरह का ये स्फीयर बना हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो करने का तरीका, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, ये पूरा सॉलिड है, ये अंदर कैविटी कटी हुई, ठीक है। चलो तो पहले क्या करेंगे, यहाँ की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम सिंपल सी बात लिखते हैं, क्योंकि इसके लिए भी अंदर है और इसके लिए भी अंदर है, तो प्लस रो माइनस रो जब दोनों के लिए करेंगे तो भाई अगर ये प्लस रो वाला है, ठीक है, ये प्लस रो वाला है, तो प्लस रो के लिए यहाँ पे R1 दूरी पर निकालना है, और इसकी डायरेक्शन की तरह होगी R1 के अलॉन्ग ही होगी। तो E1 की जब हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है, अंदर के लिए रो R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, कोई दिक्कत नहीं। E2 के लिए जब लिखेंगे तो ये माइनस रो वाला है, ठीक है। इसके लिए जब लिखेंगे तो ये R2 दूरी पर हमको माइनस डायरेक्शन में यानी उल्टी डायरेक्शन में आएगा, तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जब नेट लिखेंगे ये चीज़ ध्यान रखना, जब नेट लिखेंगे क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2, तो क्या आ जाएगा आपके पास। मैंने वहाँ पे शायद उल्टा किया था क्या, मैंने E1 माइनस E2 लिख दिया था, अभी जो सवाल मैंने किए हैं उनमें शायद मैंने E1 माइनस E2 लिखा, वो तो ऑलरेडी ही माइनस हो जाना था, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने साइन वहाँ पे भी ले लिया था और वहाँ पे भी माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे E1 प्लस E2 लिख के करना उसमें, ठीक है। तो क्या आ गया, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा R1 माइनस R2। अब बस करना क्या है, सिंपल सी एक चीज़ आपको देखनी है यहाँ पर, इन तीनों वेक्टर्स को ध्यान से देखो। इधर है L वेक्टर, ठीक है, ये आपका R1 वेक्टर, ठीक है, और इसको मान लिया हमने R2 वेक्टर। तो एक रिलेशन अगर आप देख पा रहे हो तो L प्लस R2 बराबर R1 वेक्टर आपको दिख रहा है, L प्लस R2 बराबर R1 दिख रहा है, यानी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बराबर क्या है, L वेक्टर के। यानी यहाँ पर R1 माइनस R2 की जगह हम L लिख सकते हैं। तो E की वैल्यू आज कितनी आ गई, रो L बाई 3 एप्सिलॉन।
एक बात नोटिस करने वाली इसमें क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि उन चार्जेस की डायमेंशन क्या, सॉरी उस स्फीयर की डायमेंशन क्या है, आप कितनी भी बड़ा कितना भी छोटा ले लें, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उन दोनों सेंटर्स के बीच की कैविटी और जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है उसके बीच जो सेंटर्स है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इस बात पे सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सॉरी आई होप थिंक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है चोट मेरी। ठीक है, तो आपको एक बात ही ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एल पे डिपेंड कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि कितनी बड़ा हमारा स्फीयर है, कितना ये अंदर बड़ी कैविटी है, इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये बात दिमाग में रखना वाली थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछते रहता है, तो आप इसको अपने दिमाग में रखें। ठीक है, चलो उतारो इस पर। तो ये हम लोगों ने बात कंप्लीट कर ली सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंतर्गत जो कैविटी हमारी बनती है उसकी बात कर ली। किसी भी तरह की कैविटी अब आपको दी गई हो आप टैकल करने के लिए समर्थ हैं। ठीक है, अब हम लोग कंडक्टिंग कैविटीज़ की बात करते हैं, कंडक्टर में किस तरह की कैविटीज़ बनती है और किस तरह उसका फ़ायदा होता है, वो सारी बातें करेंगे। कंडक्टिंग कैविटीज़, ठीक है, कंडक्टिंग कैविटीज़ में हमारा किस तरह की कैविटीज़, हम एक मतलब ज़्यादा लोलू पोचू वाले सवाल नहीं कराएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात, अच्छे सवाल करो तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एक सवाल कराऊंगा अच्छा कराऊंगा, ठीक है ना, वो सुनाने डायलॉग पंडित जी आपकी तरह घुमा फिरा के कान नहीं पकड़ूंगा, सीधा पकड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा। ठीक है, तो एक सवाल करो अच्छा करो। ठीक, ये देखो एक कैविटी बनाई, ठीक है ना, एक कंडक्टिंग कैविटीज है आपके पास ये पूरा अंदर सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, ये पूरा सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है ना, ये मत समझ में दो हमारे पास है, एक ही पूरा है सॉलिड है। ठीक है, इसके सेंटर पे हमारे पास चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझो कि अगर सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा कि चार्ज का, भाई कंडक्टर है, याद करो जब कंडक्टर के सामने मैंने चार्ज रखा था तो इस वाली सरफेस पे नेगेटिव आ गया था और इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव, यानी ये सिंपल से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ तो यहाँ पर होगा, कुछ तो यहाँ पर होगा। तो वो होगा का जो जवाब है वो किस तरह से मिलता है, आप एक काम करो, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाओ और इस गॉसियन सरफेस में आप लगाओ कूलम्स लॉ, सॉरी गॉस लॉ। गॉस लॉ जब लगाओगे तो आप सिंपल सा इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, आप ये जब सिंपल करोगे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो इस जगह पर जहां पर भी कंडक्टर है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो सिंपल से यहाँ क्यू इन का जवाब क्या आता है, जीरो। यानी अगर ये प्लस क्यू है तो इसका मतलब है अंदर की सरफेस पर माइनस क्यू जरूर एक्यूमुलेट हुआ होगा, इस तरह से सिमेट्रिकली माइनस क्यू जरूर आया होगा। ये प्लस क्यू था तो ये क्या हो गया माइनस क्यू, और अगर ये माइनस क्यू हो गया इसका तात्पर्य ये है कि इसके भाई कंडक्टर तो न्यूट्रल रहेगा, इस पर हमने कुछ और तो चार्ज दिया नहीं है, तो अगर माइनस क्यू यहाँ पर आ गया तो इसके सरफेस पे क्या भाग जाएगा, प्लस क्यू। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अंदर चार्ज रखा था तो ये आ गया प्लस क्यू। इस तरह से चार्ज एक्यूमुलेट होता है। अब सोचो मैंने पहले से इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया होता तो अंदर जब माइनस क्यू आया था तो यहाँ पे सरफेस पे कितना हो जाता था, टू क्यू। बात क्लियर है? तो इस तरह से आप चार्ज एक्यूमुलेट करना कि अंदर हमने क्यू रखा तो अच्छा अंदर वाली सरफेस माइनस क्यू आ गया तो बाहर वाली सरफेस प्लस क्यू आ गया। अब पहले से अगर सरफेस में मैंने प्लस क्यू दिया हुआ तो हो गया टू क्यू, अगर मैंने पहले से सरफेस पे सिक्स क्यू दिया हुआ तो हो गया सेवन क्यू। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब करते क्या है, इसमें करने का सिंपल तरीका ये है कि हम, ये बात समझ आ गई ना, ये माइनस क्यू है। ठीक, अब हमसे कई पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है, आपसे मतलब ए बी सी तीन पॉइंट्स पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल्स पूछे जा सकते हैं, वो आप खुद से भी कर सकते हो। एक बार मैं बता देता हूँ फिर से आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो आप इनको किस तरह से मान के चलो कि एक ये चार्ज है, ठीक है, एक ये स्फीयर है, और इनको अलग अलग मान के चल सकते हैं, और एक ये स्फीयर है, ये चार्ज है, ये हमारा क्यू है, ये जो स्फीयर है इस पर माइनस क्यू चार्ज है, और ये जो स्फीयर है इस पर प्लस टू क्यू चार्ज है, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट के लिए अगर हम पोटेंशियल लिखें या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे तो पहले जब हम क्यू की वजह से लिखेंगे ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर, तो क्यू की वजह से क्या होगा, के क्यू बाई, ये दूरी r मान ली हमने, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वजह से इस जो दूसरा हमारा S1 मान लो, ठीक है ना, और ये S2 मान लो, तो S1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्लस जीरो, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस बड़े वाले की वजह से जीरो। क्या यहाँ तक बात समझ आई, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? ये हो गया हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर,
ठीक है, और इसकी वजह से हो गया मेरे पास माइनस, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ऑब्वियस सी बात हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। क्यों? हम देखो, मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि कंडक्टर के अंदर अगर जगह है तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, वहां पे तो हो सकता है, बट कंडक्टर के अंदर जीरो होगा, ये में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना आ गया? KQ/r²। ठीक है ना, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप खुद से ही सवाल में गलती या जो आप सुधार है वो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बी पॉइंट की बात करें, चलो ए पर हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल तो कंडक्टिंग के अंदर भी हम स्फीयर की वजह से भी निकालेंगे, ठीक है, तो V@A निकालेंगे। तो V@A कितना आएगा हमारे पास? क्यू की वजह से KQ/r। ठीक है, इस माइनस क्यू के, देखो ये अगर इसको हमने R1 मान लिया, और ये मतलब ये हमारा R1 था और ये हमारा R2 था, ठीक है, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी भाई, अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग या जो भी है कंडक्टिंग या हॉलो भी है, तो उसके अंदर मान लो सरफेस पे पोटेंशियल है KQ/r, तो अंदर भी क्या होगा? KQ/r। ये तो हमें पता है भाई, हमने जो SC और SNC पढ़े हुए थे उसमें यही पढ़ा था कि बाहर अगर सरफेस पे अगर KQ/r है तो वो अंदर भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? इक्विवेलेंस सरफेसेस बनती है। तो अगर इसकी वजह से निकाला तो ठीक है, ये तो KQ/r आ गया। तो इस S1 की वजह से जब निकालेंगे तो S1 की वजह से कितना लिखेंगे? -KQ/r1। क्या ये बात समझ आई है? -KQ, क्योंकि Q है माइनस का, और R1 क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पे R1 होगा तो अंदर भी कितना होगा इसकी वजह से R1। सिमिलरली अगर इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? +2KQ/R2, क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या है? R2, तो अंदर भी कितना होगा? R2। बात समझ आ गई? तो इस तरह से आप करेंगे, कोई दिक्कत? अब मान लो बी पॉइंट की बात करें, तो बी पॉइंट के लिए क्या होगा? एक बात कॉमन सेंस से बताओ कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि अंदर ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कैलकुलेट करके देखते हैं। E@B हम लोग गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो क्यू की रेस कितना होगा? E@B, इस वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर क्यू की रेस KQ/r² प्लस इसकी वजह से तो आएगा, क्या आएगा? -KQ। भाई यहाँ से दूरी है बी लेंगे, क्या R², तो कितना आ गया? KQ/r², KQ/r² 0 आ जाएगा भाई। इसकी वजह से 0 और -KQ वाले भाई, और तीसरे वाले की वजह से ऑलरेडी 0 होगा क्योंकि उसके अंदर पॉइंट है, लेकिन इसके लिए तो बाहर हो गया ना ये पॉइंट, क्या आ गया? 0। पोटेंशियल लिखेंगे अगर बी पर, क्या आ जाएगा? इस क्यू की वजह से KQ/r, इस -Q की वजह से -KQ/r, ठीक है, और इस 2Q की वजह से +2KQ/r2। यहाँ पे देखो R2 लिखा, क्यों? क्योंकि इसके तो अब भी अंदर है ना ये पॉइंट। बात समझ आ गई? और सी पर लिखें तो एट सी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, सी कहाँ है? बाहर है ना पॉइंट, तो क्यू की वजह से KQ/r², -Q वाले की वजह से -KQ/r², और 2Q की वजह से +2KQ/r²। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 2KQ/r² बचेगा। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल लिखें सी पर, पोटेंशियल एट सी, तो पोटेंशियल एट सी कितना निकल कर आएगा? इस क्यू की वजह से KQ/r, इस -Q की वजह से -KQ/r, ठीक है, और इस 2Q की वजह से 2KQ/r। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2KQ/r। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी, कहाँ पर हमें स्मॉल r लिखना है, कहाँ पर इसकी वाली रेडियस लिखनी है। अगर सबसे अंदर है दोनों की रेडियस लिखेंगे, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों के लिए कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरह से आप कंडक्टिंग कैविटीज को भी हैंडल कर सकते हैं। कंडक्टिंग कैविटीज में इसी तरह के सवाल बनते हैं। आप खुद से सवाल बनाओ, खुद से करो, कर लेना है, ठीक है। एक मैं दे रहा हूँ आपको, वो करो। अगर सेंटर इसमें कंडक्टिंग कैविटी, ठीक है ना, ये अंदर मसाला है पूरा ये, और ये इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r। सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया -Q, और सरफेस पे मैंने डाल दिया -5Q। तो अब बताओ, तीनों पॉइंट A, B, C, तीनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर कैलकुलेट कर लिया, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बात खल्लास, कैविटीज खत्म, कैविटीज खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इतना सीख लिया है, तो अब अगली जो बात करेंगे वो कुछ और आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। कंडक्टिंग कैविटीज और नॉन कंडक्टिंग कैविटीज दोनों हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।